नमस्कार। दुनिया में ना कुछ देश सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं होते, वो अपने आप में एक जीती जागती सभ्यता होते हैं। और भारत भारत उन्हीं में से एक है। एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर आपको इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ सांस लेते हुए मिलेंगे। तो चलिए आज इस विशाल और दिलचस्प राष्ट्र की कहानी को कुछ सरल हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पूछे कि भारत को एक लाइन में कैसे समझाएं, तो जवाब है विविधता में एकता। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर ये पूरा देश चलता है। असल में यही वो सोच है जो हजारों बोलियों, सैकड़ों संस्कृतियों और न जाने कितनी परंपराओं को एक साथ एक देश में बांध कर रखती है। इस एक विचार को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना, तो आगे की हर बात समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, कागज पर भारत की पहचान इन 4 बड़े शब्दों पर टिकी है। सुनने में भारी लगते हैं, पर मतलब बहुत सीधा है। संप्रभु यानी एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है। समाजवादी मतलब जो समाज के हर वर्ग के भले की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब जहां लोगों की चुनी हुई सरकार ही शासन करती है। यही वो वादा है जो भारत का संविधान अपने हर नागरिक से करता है। तो इन बड़े बड़े विचारों को जमीन पर समझने के लिए सबसे पहले भारत के आकार को देखते हैं। मतलब इसकी जमीन, इसका भूगोल और यहां रहने वाले लोग। करीब करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इसी जमीन में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं, घने जंगल भी हैं और हजारों किलोमीटर लंबे खूबसूरत समुद्र तट भी। ये जो भौगोलिक विविधता है ना, यही भारत के चरित्र का पहला पन्ना है। और इस विशाल जमीन पर रहते हैं लगभग 1400 करोड़ लोग। और इस आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये 140 करोड़ उम्मीदों, सपनों और कहानियों का एक महासागर है। भारत का भूगोल ही कुछ ऐसा है कि ये एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं संवेदनशील पड़ोस में बसा है। उत्तर में चीन जैसी एक बड़ी शक्ति है, तो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ सरहदें ही नहीं बनाते, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा भविष्य भी तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जमीन और 140 करोड़ लोग जिनकी भाषाएं, धर्म, रहन सहन सब कुछ इतना अलग है, उन्हें एक साथ एक लोकतांत्रिक सिस्टम में कैसे चलाया जाता है? अच्छा, इसका जवाब हमें भारत के शासन के ढांचे में मिलता है। आज के भारत की कहानी असल में इन 2 तारीखों से शुरू होती है। 1947 में जो आज़ादी मिली वो एक राजनीतिक जीत थी, लेकिन असली ताकत आई 1950 में, जब भारत ने अपना खुद का संविधान लागू किया। ये वो पल था जब भारत ने तय किया कि उसका भविष्य कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि हम भारत के लोग लिखेंगे। अब देखिए, इतने बड़े देश को सिर्फ दिल्ली से तो नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए भारत में एक संघीय प्रणाली यानी एक फेडरल सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, एक बड़ी केंद्र सरकार है जो पूरे देश से जुड़े मुद्दे देखती है, और फिर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी सरकारें हैं जो वहां के स्थानीय मुद्दों और जरूरतों का ध्यान रखती हैं। ताकत का यही बंटवारा विविधता में एकता को असल में मुमकिन बनाता है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र की तरह भारत की सरकार भी इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। इसे एक टीम की तरह देखिए। विधायिका यानी संसद, जो देश के लिए नियम कानून बनाती है। फिर आती है कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन नियमों को लागू करती है। और फिर है न्यायपालिका यानी अदालतें, जो एक अंपायर की तरह ये पक्का करती हैं कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। कोई भी एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, और यही संतुलन देश को स्थिर रखता है। तो ये तो हुई देश चलाने की बात, मतलब इसका ढांचा कैसा है। पर किसी भी देश की असली पहचान तो उसके दिल में होती है, उसकी संस्कृति में, उसकी भाषाओं में और उन प्रतीकों में जो करोड़ों लोगों को एक होने का एहसास कराते हैं। संस्कृतियों का संगम। भारत को समझाने के लिए शायद इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी नदी की, जिसमें सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं की छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती रही हैं। आज जो भारत हम देखते हैं वो इसी खूबसूरत संगम का नतीजा है। भारत में तो कहते हैं कि हर कुछ किलोमीटर पर पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं। यहाँ भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, बल्कि संस्कृति की पहचान है। और इसी विविधता को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया है।
हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन पूरे देश को जोड़ने में अंग्रेजी भी एक पुल की तरह काम करती है। भारत का कैलेंडर उठाकर देखिए, वो त्योहारों से भरा मिलेगा। यहाँ दिवाली की रोशनी भी है और ईद की मिठास भी, होली के रंग भी हैं और क्रिसमस की रौनक भी, बैसाखी की फसल की खुशी भी है और पोंगल का उत्सव भी। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत में अलग अलग आस्थाएं एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहती हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये भारत की सामूहिक पहचान है। तिरंगे के 3 रंग, अशोक चक्र का शांति का संदेश, बाघ की शक्ति, मोर का सौंदर्य और कमल की पवित्रता, ये वो प्रतीक हैं जो भाषा और राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर हर भारतीय के दिल में गर्व और एकता की एक जैसी भावना जगाते हैं। तो एक तरफ है भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और दूसरी तरफ है 21वीं सदी का नया आधुनिक भारत। चलिए अब देखते हैं कि आज की दुनिया में भारत की पहचान एक आर्थिक ताकत और एक टेक्नोलॉजी हब के तौर पर कैसे बन रही है। ये आज के भारत की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट नहीं है। इसका असली मतलब है दुनिया के मंच पर ज्यादा असर, देश में ज्यादा अवसर और एक ऐसी आर्थिक ताकत जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 मेन इंजन हैं। सबसे बड़ा हिस्सा आता है सर्विसेज सेक्टर से, जिसमें आईटी और सॉफ्टवेयर जैसी इंडस्ट्रीज भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बना रही हैं। इसके बाद आता है उद्योग और फिर कृषि, जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। ये पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। और भारत के इरादे यही नहीं रुकते। एक तरफ हम चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया के जरिए करोड़ों लोगों को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया से देश में ही सामान बनाने पर जोर है और G20, ब्रिक्स जैसे बड़े बड़े मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका दिखाती है कि अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आवाज बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में ये एक बात शायद भारत के पूरे सार को सबसे अच्छे से बताती है कि ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक पूरी सभ्यता है और अपने आप में एक विचारधारा है। इसकी सरहदें शायद नक्शे पर खींची जा सकती हैं, लेकिन इसका असर तो पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। तो सवाल यही है कि अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों की मजबूती और 21वीं सदी की ऊंची महत्वाकांक्षाओं के साथ भारत का अगला अध्याय कैसा होगा? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।